नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश के लाखों ग्राम डाक सेवकों यानी जिनको आप जीडीएस के नाम से जानते हैं, उनके लिए खुशखबरी की उम्मीद जगाने वाली खबर जो है सामने आ रही है। क्या है ये मामला? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि भारत जो है 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसके अलावा आज के मनी सेंट्रल में हम लोग अमेरिका में गुड्स रिसेशन की भी बात करेंगे। कितना खतरनाक है अमेरिका में ये गुड रिसेशन, क्या होगा भारत और दुनिया पर असर, इसी बात को आज मनी सेंट्रल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव। मैम, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। गांव-गांव चिट्ठियां पहुंचाने वाले ग्राम डाक सेवकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टीडीपी सांसद अंबिका वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आगाह किया है कि इन कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। क्या तर्क दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले की ओर जो है ध्यान आकर्षित किया गया है। पूरी खबर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल जो है कुछ रिकॉर्ड स्तर पर जो है आगे बढ़ने वाली है। यूबीएस ग्लोबल रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश की रियल जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2028-30 के दौरान औसतन 6.5% सालाना रहने की उम्मीद है। लेकिन यूबीएस भारतीय शेयर बाजार को लेकर सतर्क है। क्यों सतर्क है यूबीएस और अन्य विदेशी ब्रोकरेज हाउस जो है भारत को लेकर क्या सोचते हैं, इसको भी आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे इंश्योरेंस कंपनियों और एनपीएस के इन्वेस्टमेंट पैटर्न में आए बदलाव की। 2025 में इंश्योरेंस कंपनियां और एनपीएस ने भारतीय इक्विटी बाजार में अब तक का सबसे बड़ा यानी 1 लाख करोड़ रुपए का जो है निवेश किया है। बड़ा सवाल यह है कि बाजार तो हल्का सुस्त है, फिर भी निवेश में जो उछाल क्यों आ रहा है, इसकी भी करेंगे पड़ताल। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। देश के लाखों ग्राम डाक सेवकों यानी जीडीएस के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। गांव-गांव जो है चिट्ठियां पहुंचाने वाले ग्रामीण डाक सेवकों के लिए टीडीपी सांसद अंबिका वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इन ग्रामीण कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें वही वेतन, लाभ और जो सम्मान मिले जो बाकी सरकारी कर्मचारियों को भी मिलता है। मैडम, कैसे देख रही हैं इस बड़ी खबर को? और बड़ी ब्रेकिंग खबर है ये। बिल्कुल। सो ये जो अपील हुई है टीडीपी सांसद की तरफ से, वाल्मीकि जी की तरफ से, कि भाई डाक विभाग जो ग्राम डाक सेवक हैं, जीडीएस जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, इनको भी 8th पे कमीशन में शामिल किया जाए। उसके तहत उनकी भी सैलरी और उनके जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो मिले। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये जो मांग है बहुत लंबे समय से चली आ रही है और इसमें जो फायदा होगा, यानी कितने ग्राम डाक सेवक हैं? 2,75,000, 2.25 लाख लोगों को फायदा मिल सकता है। बहुत बड़ी संख्या है। और अगर विशाल हम बात करें, आपके भी तार जो है गांव से जुड़े हैं, मेरे भी तार गांव से जुड़े हैं, ये इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमारे गांव जहां पे सड़क नहीं पहुंचती है, वहां पर ये जाकर के काम करते हैं, लोगों तक चिट्ठी जानकारी पहुंचाते हैं। तो एक हमारे जो पूरे ग्रामीण भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है और इनके लिए मांग की जा रही है कि इन्हें भी 8th पे कमीशन के जरिए उसके दायरे में लाया जाए। और इनकी सैलरी, अभी क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, तो अब एक ठोस नियम बना करके इनको लाया जाए। और ये मांग जो है ये बहुत समय से आ रही है। कुछ और भी इसी तरह के जो हमारे सिस्टम में लोग जो काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, उनके लिए भी ये इस तरह का प्रपोजल लोग अपील बार बार कर रहे हैं, जिसमें आप जो संविदा पे काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से ये मांग उठती रहती है। टेरिटरीज के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, ठीक है, इसके बाद ऑटोनोमस बॉडीज के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, यहाँ पर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के लिए, जो इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने मांग की है। डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करने वाले लोगों के लिए भी इसकी मांग की गई है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं टीडीपी सांसद की ये अपील प्रधानमंत्री को सीधे कि भाई ये जो 2.25 लाख ग्राम डाक सेवक हैं, इन्हें 8th पे कमीशन के दायरे में लाया जाए। और जैसा कि आप बता रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी 1977 की में कहा था कि भाई ग्रामीण डाक सेवक जो है वो राज्य के सिविल पद धारक हैं, स्टेट सिविल पोस्ट होल्डर्स हैं। और इसी का हवाला जो है ये सांसद साहब भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया कि जब इन्हें 8th पे कमीशन के जो फायदे हैं उसके दायरे में लाया जाए, क्योंकि असली काम ग्राउंड पे ये लोग कर रहे हैं और इनको इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, तो इनको उसमें लाया जाए। बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी और अब क्योंकि हमने देखा एक नया जो अब 8th पे कमीशन अब गठित हो चुका है, अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर बात हो रही है, अब बात हो रही है कि इन्हें 18 महीने में अपने टीओआर को सबमिट करना है। तो अब फिर से ये मांग उठ रही है
कि ग्राम डाक सेवक क्यों पीछे छूटे? जी मैडम, आपने कहा कि गांव से जो मेरा सरोकार है, तो मैंने बड़ी बारीकी से जीडीएस वर्कर्स को देखा है। कोविड के टाइम पे मुझे याद है मैडम, जो कोविड का जो दवा था उसको पहुंचाने की जिम्मेवारी इनके हाथों में थी। इसके अलावा जो है आधार कार्ड अगर किसी का बनता है, पैन कार्ड आता है, इसके अलावा अगर आप पोस्टल आरसी कुछ भी अगर आता है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को, तो यही पहुंचाते हैं। अब आप पूछिए कि क्या वहाँ सरकारी कर्मचारी नहीं? एक सरकारी कर्मचारी होता है बमुश्किल से, जिसको सैलरी मिलती है 60,000 70,000, एग्जैक्टली 1 लाख रुपए। और असमानता देखिए, ये 10,000 15,000 पे काम करते हैं ये लोग, और इनकी संख्या ज्यादा है। जिस तरह से आप बता रही हैं अपने संबोधन में कि 2.75 लाख कर्मचारी हैं, जिनके दम पर जो है इंडियन पोस्टल बैंक की बात कही जाती थी। कहा जाता है कि अगर रूरल पेनिट्रेशन करना है तो इनके मार्फत किया जा सकता है, लेकिन सैलरी, मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपने जैसे कहा कि वहां एक बमुश्किल से एक सरकारी अधिकारी वहां पर होगा जो इस सबको हैंडल करेगा, पर असली में जो काम कर रहे हैं, जो फुटवर्क कर रहे हैं, जो एक्चुअली में इसको पहुंचा रहे हैं, वो कौन है? वो है ये ग्राम डाक सेवक, जीडीएस जिनको कहा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं और अब मांग उठ रही है कि क्यों ना इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए इस तरह से, ताकि इनकी जो सैलरी है वो कुछ एट पार में आए। ये जितनी मेहनत कर रहे हैं, बरसात हो, तूफान हो, कोविड हो, आपने अभी मेंशन किया कि कोविड के वक्त भी इन्होंने जिस तरह से गांव के पूरे वो कम्युनिकेशन नेटवर्क को संभाला, तो इसीलिए उनकी तरफ से मांग, और ये लाजमी है। ऐसे ही हम देख रहे हैं और भी एम्प्लॉयज जो जुड़े हुए हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल तौर पर जुड़े रहते हैं, ना कि पेरोल में होते, तो वो भी चाहते कि उनको भी पेरोल का हिस्सा बनाया जाए। अब देखना होगा। मुझे याद आ रहा है मैडम एक और पॉइंट, मनरेगा के तहत अगर जो है कुछ जॉब वॉब कार्ड बांटना रहता हो या पैसे देने की भी काम हो, उनके वो काम भी जो है जीडीएस के वर्कर के द्वारा किया जाता था कि भाई आप ही जो है पोस्टल से आप पैसा निकाल लीजिए और इन लोगों को बांट दीजिए। तो भारी भरकम बोझ है इन पर, और सैलरी जो है 1/10 अगर कहा जाए, 1/10 जो है वो मिलता है। अब इसके पीछे एक और तर्क भी दिया जा रहा है मैडम टीडीपी सांसद के द्वारा कि जो आप जो है हमेशा जो अलग अलग विभागीय जो है समिति बना रहे हैं, उनका गठन कर रहे हैं, उनके थ्रू फिर इनका जो पे स्ट्रक्चर जो है रिवाइज कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि इनको इंक्लूड कर दीजिए। इतना जो है तामझाम करने की क्या जरूरत है? और इसके पहले नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो है NCJCM, उन्होंने भी एक पूरी लिस्ट जो दी है, उसमें ये जो डाक सेवक हैं, जो पॉइंट इंक्लूडेड है, ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनको पहले से उन्होंने भी अपने अपील में कहा था कि इनको भी शामिल किया जाना। मैम लगातार आप जितनी बार मैं लाइव करता हूं आपके आदेशानुसार, जो 8वें वेतन आयोग पर करना हो या ओल्ड पेंशन स्कीम पर, अगर उसके आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा मैडम, मेरे चेहरे पे आपको बहुत खीस दिख रही होगी। आदेश नहीं है विशाल, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों तक सही जानकारी, सही बात, सही समय पर कमेंट सेक्शन में बार आई रहती है जीडीएस वर्कर का क्या होगा। विशाल जी आप पूछिए, और ये इसलिए मैंने इस खबर को लीड जो है मनी सेंटर में लेने की कोशिश की कि बहुत बड़ी खबर अगर टीडीपी सांसद के द्वारा अगर ये उठाया जा रहा है, और आप खुद बता रहे हैं, आपके लाइव में कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि जीडीएस एम्प्लॉयज को अच्छी खबर मिल सकती है। अब जो है प्रधानमंत्री तक ये अपील पहुंच चुकी है टीडीपी सांसद के जरिए कि भाई ये जो 3.25 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं, इनको भी इस तरह से आप अलग अलग कमीशंस बनाकर, अलग अलग वित्तीय पैनल बनाकर उन्हें जो रेन्यूमरेशन दे रहे हैं, उसकी जगह आप उन्हें क्यों ना पेरोल में 8th पे कमीशन के स्ट्रक्चर के अंडर लेकर के आए। लेकिन इससे एक बात और खड़ी हो जाती है, अभी भी हम बात कर रहे हैं कि जब सरकार को इसे लागू करेगी 1 जनवरी 2024 से, तो एरियर्स जो है उसको इतने 1 जनवरी 2026 से मैडम, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। एरियर्स को लेकर के वहां पर है, उसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है मैडम कि आप लाएंगे हैं 10 महीने के बाद, आप 10 महीने के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस और इसके गठन को या जो गजट नोटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद आप खुद ही कह रहे हैं। मुझे लग रहा था 18 महीने का वक्त है इनके। नहीं, गठन हुआ है मैडम 10 महीने के बाद, जैसे 1 जनवरी। और अब जो कहा गया कि 3 सदस्यीय जो पैनल उन्होंने बैठाया न्यायमूर्ति साहिबा के अध्यक्षता में, अब कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि 18 महीने लगेगा पूरा सिफारिशों को आने में, होगा जनवरी 2026 से। एग्जैक्टली, वो भी उसको लेकर विरार है, उसको भी लेकर कहा जा रहा है कि उस गजट में नहीं लिखा हुआ है कि मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। मैं जो कन्वीनर हैं NCJCM के शिव गोपाल मिश्रा साहब, उनसे लगातार मेरी चर्चा हुई, तो इस बात को भी लेकर कहा जा रहा है कि अब कहीं ना 2028 में जाएगा। 18 महीने अगर अभी से आप जोड़ेंगे मैडम तो ये 2028 जाएगा। उस समय कहा जा रहा है कि गुजरात में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है, उस समय आप घोषणा करेंगे कि ये सिफारिशें हैं, तब वो इंप्लीमेंट होते होते कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जो है
लोकसभा जो चुनाव 2029 उस समय ना कहीं आप इस मामले को घींच दें। तो ये सब बहुत लेकिन पेच है। मेरा सवाल है कि सरकार पर बात हो रही है, इससे वित्तीय बोझ जो पड़ेगा, अरियर्स जो उनको देने हैं, तो अब अगर हम और लोग, अगर हम जैसे आज बात करें कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस एम्प्लॉयज भी अगर उसमें शामिल हो जाएंगे, तो ये भी देखना होगा सरकार को, अपना फाइनेंशियल प्रूडेंस यहाँ पर भी इस्तेमाल करना होगा कि क्या उनकी कैपेसिटी है कि और ऐड हों एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी करीब 1 करोड़ मतलब 50 लाख एम्प्लॉयज हैं और 69 लाख पेंशनर्स, और पेंशनर्स उनको मिला के करीब 1 करोड़ है, और इसमें हम बात कर रहे हैं एडिशन की 2.25 लाख और अगर ग्रामीण डाक सेवक जाते हैं तो वो क्यों छूट जाएंगे, जो जेसीएम जिनके बारे एक लंबी लिस्ट ऑलरेडी प्रपोज कर चुकी है। प्रियंका मैडम, हम लोगों ने दूसरी जो लाइव की थी, एटक की जो जनरल सेक्रेटरी थी, उन्होंने तो विरोध किया था कि भाई जहां बात आ जाती है सरकारी कर्मचारी को पैसे देने की, आप तुरंत से राग अलापने लग जाते हैं कि राजकोषीय बोझ बढ़ेगा और कॉर्पोरेट्स को अगर आपको छूट देना रहता है तो आप धड़ाधड़ देते जाती हैं। तो एटक की जो जनरल सेक्रेटरी थी उन्होंने भी इसका बहुत तीखा विरोध किया था। बिल्कुल। तो अब जो है मामला यहाँ पर है कि क्या ग्रामीण डाक सेवक इंक्लूड होते हैं कि नहीं। भाई सांसद साहब ने लेटर लिख दिया है, प्रधानमंत्री से अनुरोध कर दिया है। जेसीएम जो इन एम्प्लॉयज़ के लिए बात रखती है, उनका भी कहना है कि ग्रामीण डाक सेवक्स को इंक्लूड किया जाए, और अगर ये होता है तो एक बड़ा स्टेप होगा कहीं ना कहीं। विशाल, चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ सालों में रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है। यूबीएस की नई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में जो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की जीडीपी 2028 से 2030 के बीच औसतन 6.5% की दर से बढ़ेगी, जिससे भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2026 तक तीसरा सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता बाजार, यानी जो कंजम्पशन का जो लेकर हम लोग माहौल बनाते रहते हैं, कंजम्पशन का जो बाजार है वो बन जाएगा। मैडम, अपना देश तो है लगता है इतिहास रचने में बस 3 साल दूर है। अभी कम से कम ये जो स्विस ब्रोकरेज कंपनी है यूबीएस, उसको तो यही भरोसा लग रहा है कि भाई भारत बहुत तेजी से बढ़ेगा। और यही केवल यूबीएस ही नहीं, थोड़े दिन पहले हमने वर्ल्ड बैंक को भी देखा था, उसको भी भारत की जीडीपी पे बहुत भरोसा है। हमें ये समझना होगा ये भरोसा आ कहाँ से रहा है, इस भरोसे के पीछे क्या वजह है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है जीएसटी का जो रेट रैशनलाइजेशन हमने होते हुए देखा। उसके बाद हमने कंजम्पशन में एक बूस्ट को आते हुए देखा। देखिए, फेस्टिवल सीजन था तो लोगों में जोश भी होता है तब खरीदारी करने का। अब ये सस्टेन्ड रहता है कि नहीं, और इसके सस्टेनेंस में लोगों की नौकरियां, लोगों के हाथ में आने वाले पैसे। आप चाहते हैं कि लोग खर्च करें, पर लोग तब खर्च करेंगे जब उनके हाथ में पैसे होंगे। तो एआई को लेकर के जिस तरह का माहौल हो रहा है, और अभी हम जिस तरह देख रहे हैं कि नौकरियों को लेकर के कहीं ना कहीं एक चिंता है, यूएस टैरिफ को लेकर के अगर वो लग रहा है तो एक्सपोर्टर्स जो कि बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां देते हैं, वहां पर अगर गाज गिरती है, नौकरियां कम होती है, तो कौन जाके खर्च करेगा। यूबीएस हो या वर्ल्ड बैंक हो, इन सबको लग रहा है कि जीएसटी जैसे स्टेप ने खपत को बढ़ा दिया है, और जीएसटी कट का एक हम अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट देखेंगे कंजम्पशन में, पॉजिटिव इंपैक्ट देखेंगे ग्रोथ में। ये कंपनियों की अर्निंग्स जो है, यानी इनकी कमाई, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो कम होती रही है, वहां पर हम असर देखेंगे। और इसीलिए यूबीएस को ये भरोसा है कि भारत यूएस और चीन के बाद सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी होगी कंजम्पशन के दम पर, जीएसटी के दम पर। कंजम्पशन इज द की हियर विशाल, कि कंजम्पशन बढ़ रहा है। देख ही लिया मैडम, जिस तरह से जीएसटी बचत महोत्सव देखा गया, आज भी मैंने सुबह में कहानी देखी है, उसमें कहा गया कि हर सेकंड में 1 गाड़ी और हर सेकंड में 3 जो है मोटरसाइकिल की बिक्री हुई। जिस तरह से जो जीएसटी रेट कट किया गया और कहा गया कि इससे बूस्ट होगा, और आपसे भी जो बजट में चर्चा होती रहती थी, आपने भी कहा कि बहुत बड़ा ऐलान किया गया था, 12,75,000 तक की अगर कमाई पर टैक्स जीरो, हाँ टैक्स अगर आपको छूट मिल रहा है। तो 2 फायदे मिले हैं, एक डायरेक्ट टैक्स का बजट में हमने देखा, और दूसरा ये जीएसटी का बहुत बड़ा रेट रैशनलाइजेशन जो होते हुए हमने देखा है। आप देखिए कितने सारे स्लैब्स हुआ करते थे, और अब केवल 2 स्लैब्स पर बात हो रही है। ठीक है, 2 स्लैब्स ही अब लागू हो रहे हैं। और अगर हम देखेंगे कंजम्पशन, तो भारत में जो घरेलू खपत है ना, वो चीन और यूएस जिससे कंपेयर किया जा रहा है, या फिर जर्मनी जैसे देश है, कहीं ज्यादा अधिक है। हमारी जनसंख्या देखिए, और उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी खपत कितनी ज्यादा है। 2024 में घरेलू खपत जो है वो 7.9% रही थी, 2.4 लाख करोड़ डॉलर की रही थी। और ये खपत है, यही इन सब को, चाहे यूबीएस हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, इनको भरोसा दे रही है कि भारत में वो बात है कि वो यूएस और चीन को टक्कर देगा और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर खपत है, यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर सप्लाई है। और अब जीएसटी जैसे कट के बाद लोगों को जो एक चीज रोक रही थी कि भाई
महंगाई है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि भाई आपके लिए अब सामान भी सस्ता कर दिया, आप आइए बाहर और खरीदिए। तो जब आप जाके बाहर सामान खरीदते हैं तो आप चाहे जो भी सामान खरीद रहे हो, चाहे फ्रिज खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, आपने कार का मेंशन किया, उसे बना कौन फाटा की रिपोर्ट आई थी मैडम, उसमें कौन बना रहा है? बड़ी बड़ी इकाइयां बना रही हैं, कौन बना रहे हैं? वो लोग जिनके पास नौकरियां हैं वो बना करके से, तो एक सर्कल है ना कि लोग बना रहे हैं, उसका खपत हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बड़े स्केल में, वो बिक रहा है, वो तो ये जो सर्कल है ना, यही लग रहा है कि ये इंडिया को तेज भगा सकता है। लेकिन सर मैडम, एक भारतीय शेयर बाजार पर यूबीएस की जो एक रिपोर्ट है वो थोड़ी सी चेतावनी भरी है, उसको मैं आपसे समझना चाहूँगा कि उन्होंने जो है अंडरवेट जो है रुख अपनाया है, इस पर क्या आप कहना चाहती हैं? वैल्यूएशन को लेकर के सभी चिंतित हैं कि भारत में क्या जो कंपनियों जहां पर नजर आ रही हैं, क्या वो एक्चुअली डिजर्विंग वैल्यूएशन है या इन्फ्लेटेड बढ़ा हुआ वैल्यूएशन नजर आ रहा है। प्रियंका मैडम, आपने अभी हाल फिलहाल में नीलेश शाह साहब से भी आपने इंटरव्यू किया था, क्या बातें आई? उन्होंने भी यही कहा, वैल्यूएशन को लेकर के चिंता है कि जब तक हम अपनी ट्रू वैल्यूएशन पर नहीं जाएंगे ना, तब तक ये एफआईआईज भी जो है ना, जो नहीं आ रहे हैं और पैसा खींच रहे हैं। अब वैल्यूएशन का अगर हम छोटा सा एग्जांपल दें, आईपीओस को ही देख लीजिए, उनकी वैल्यूएशन देख लीजिए, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे कोई नाता ही नहीं है, कहाँ कहाँ आ रहे हैं, और फिर उनके लिस्टिंग वाले दिन उनकी सच्चाई भी सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये जो ओवरप्राइस्ड वैल्यूएशन है, ये एक समस्या है जिससे भारत अभी जूझ रहा है, और यही बात यूबीएस को पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो अंडरवेट की रेटिंग दे रहा है भारतीय